नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अच्छा। साल 2014 में मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 अचानक आसमान से गायब हो गई। ओह माय गॉड। इसमें 239 लोग सवार थे, ओह। लेकिन विमान का ना तो कोई साफ सुराग मिला, ना हाँ। कोई अंतिम संदेश। अरे बाप कई रे देशों बाप। ने सालों तक खोजबीन की, हाँ। पर आज भी इसका सच पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। आज हम इस घटना पर बनी एक वीडियो देखने वाले हैं, जिससे हमें समझ आएगा कि उस दिन क्या क्या हुआ होगा, किन किन चीजों की जांच की गई और क्या ये मामला आज भी सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। तो इन सब चीजों पर हम रोशनी डालेंगे और देखेंगे इसको। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे देखें, समझें। हालांकि जो वीडियो आज हम देख रहे हैं ये करीब आज से 6 साल पहले बनाई गई वीडियो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी इसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। तो आप इसे देखो, समझो और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दो। साहब, ये आपकी बात सुनकर मैं भी आज हैरान होने की, इतना बड़ा विमान, कम से कम 300 लोग उसमें बैठते होंगे। और मैं, आप यकीन माने, मैं कई बार विमानों में बैठ चुका हूँ और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बड़े बड़े यंत्र एक एक चीज़ लगी। और यहाँ तक कि उनको यहाँ तक भी खबर है कि ये जहाज़ कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा। इतने बड़े चीज को इस तरह से गायब हो जाना, कुछ बात हजम नहीं हो रही है कि ये गायब होते कैसे। अब वो कोई छोटी बड़ी चीज तो है ना कि ऊपर से सुई गिरी। भाई इतना बड़ा जहाज, 300 आदमी उसमें बैठने वाले, उसमें आगे बता रहे 239। साहब, ये बात सिर से पहले कि ये अगर गायब हुआ तो हुआ का बाबू भाई। हाँ? इतना बड़ी चीज मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आसमान से कोई खूब बड़ी चीज, विमान गिरा है अगर नीचे, तो या तो जमीन से टकराएगा, है ना। तो जमीन से अगर टकराया तो मिलना भी तो चाहिए उसका मलबा। मलबा भी मिलना चाहिए। और ना वो टकराई ना कुछ भी, ना उसके कुछ हैरानी की बात ये कुछ पुर्जे का भी पता नहीं। ये कौन सी बात है कि ना गायब भी हो गई वो चीज। अब इतने लोग बैठे होंगे, मैंने कई बार देखा है कि वहाँ पे जो ऐसे से कैमरे लगे, कितने लोग संपर्क में रहते हैं उसके। वो एकदम उड़ाने गायब हो गए। तभी की बात है, वाला हुआ कि क्या आसमान निकल गया या जमीन खा गई, वाला काम हो गया इसमें। तो क्या है बाबू भाई, इसका रहस्य वीडियो देख के ही पता चलेगा क्या है। लगाइए सर, देख के ही देखते हैं इसको। तो हुआ क्या, गायब हुआ तो कैसे हुआ, गायब गया कहाँ यार, देखते। बाबू भाई, मुझे प्लेन में बैठने से पहले ही सोच के डर लगता है, और ये चीजें मैं अगर सुन लेती हूँ ना तो मैं और डर जाती हूँ। अपनी तो ट्रेन ही अच्छी भैया। अब ये सफर का तो मामला ऐसा है कि अपन किसी चीज पे भरोसा कर नहीं सकते। अब खैर वो जो घटने की वो तो घटी, वो चीजें, ट्रेन क्या, बस क्या, यहाँ तक अपन साइकिल चला रहे उसमें भी ये घटना घट सकती थी। तो ये सफर है ये तो। This video is made possible by Skillshare. Learn anything you want to learn with Skillshare for free for 2 months at skl.sh/reallifelore19. Malaysia Airlines Flight 370 was a scheduled flight on March 8, 2014 that was scheduled to leave from Kuala Lumpur in Malaysia at 12:35 a.m. and arrive in Beijing, China at 6:30 a.m. But Flight 370 never arrived in Beijing, and now over 4 years later since the plane mysteriously vanished, we still don't have an answer for what happened to it or where exactly it currently is. मेरे भैया जब तक हम 14 साल हुए थे, अभी समझ लो 11 साल हो गए, अभी पता नहीं चला। मेरे को बड़ा आश्चर्य ताज्जुब हो गया मेरे को इस बात का यार। बाबू भाई, सीधा सट तो रूट था, चाहता तो वो यूं उड़ जाता, लेकिन है ना, हुआ क्या रहस्य मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। अभी तक वो पहुंचा ही नहीं है। The disappearance of the plane mid-flight and the lack of any conclusive answers has guaranteed that Flight 370 remains the greatest mystery in aviation history. This video is my attempt to give you as much information as possible and to help explain how exactly a plane can go missing in the 21st century. ये तो सोचने वाली बात है साहब कि 21वीं सदी के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इतनी बढ़िया घटना घटी, तो कैसे घटी, और इसका ये राज अभी तक समझ में नहीं आया हमारे को, क्या है ये। बाबू भाई, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, फोन के द्वारा अपन किसी भी इंसान का पता लगा लेते हैं, नहीं। और फिर उसकी लोकेशन भी, भैया ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है,
कि कहाँ पर है। और आखिर तो ये तो विमान था और इसके अंदर तो कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी थी, उसको गायब हो गया तो ताज्जुब की उसके बात बाद भी गायब हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात है ये तो। First, the basics. Flight 370 was one of 2 daily flights operated by Malaysia Airlines that made flights between Kuala Lumpur and Beijing. Flight 370 was scheduled to leave Kuala Lumpur on the 8th of March at 12:35 a.m. and arrive in Beijing at 6:30 a.m. for a total flight time of 5 hours and 34 minutes. The aircraft that was being flown was a Boeing 777 passenger jet that was carrying enough fuel to remain in the air for 7 hours and 31 minutes. अब वो बता रहे हैं कि उसमें ना पेट्रोल जो था वो भी 7 से 8 घंटे तक का था। अब इतना अगर पेट्रोल उसके अंदर था तो वो अभी तक वो उन्होंने ये बात भी समझ के मारा उसमें पेट्रोल था खाली 8 घंटे का। अब अभी तक नहीं तो गया कहाँ बाबू भाई, वो उड़ नहीं रहा है, वो गायब हो गया है। लेकिन अभी तक यही तो पता नहीं चल रहा है कि वो गया कहाँ है। यकीनन वो उड़ तो नहीं रहा है ना। 8 घंटे का पेट्रोल था उसके पास में। More than enough time to make a diversion in the event of an emergency. The plane itself was 11 years old and had no previous incidents of mechanical issues reported. The flight was operated by a crew of 12 people, all of whom were Malaysian citizens and 2 pilots. The pilot in command was 53-year-old Zahir Ahmad Shah, a longtime employee who had joined Malaysia Airlines back in 1981 and had over 18,000 hours of flight time experience. His co-pilot was 27-year-old Farik Abdul Hamid, who had been with the company for 7 years and had over 2,700 hours of flight experience as well. सब चीज़ अच्छी है लेकिन फिर ये खामी आई तो आई कहते ये समझ नहीं रहा अपने को यार। बाबू भाई, पायलटों को भी अच्छा खासा अनुभव है और अनुभवी पायलट थे उसके अंदर। In addition to these 2 pilots and 10 other crew members, there was a total of 227 passengers that were on board. 153 Chinese citizens, 50 Malaysians, 7 Indonesians, 6 Australians, 5 Indians, 4 French, 3 Americans, 2 Canadians, 2 Iranians, 2 New Zealanders, 2 Ukrainians, 1 Dutch, 1 Russian, and 1 Taiwanese. बोला वो बेचारे के पास अपने इंडिया के भी फंसे हुए थे। अब बोलो पीछे लोग क्या हाल हुआ होगा उनको तो यार। वो तो भगवान ही जाने कहाँ गए कि मर गए कि क्या हुआ उनके साथ में, ये तो ऊपर वाले ही जानता है। Departing slightly later than scheduled, Flight 370 took off from the runway at Kuala Lumpur at 12:42 a.m. and was soon cleared by air traffic control to climb to 18,000 feet in altitude. Subsequent voice analysis has confirmed that the first officer aboard the flight verbally communicated with air traffic control before the flight took off, and that the captain was in communication with them just after taking off. The flight at first continued normally, but at 1:06 a.m. the plane sent its last automated position report and final transmission. The last verbal contact that anybody had with somebody on the flight occurred just moments later at 1:19 a.m., just 37 minutes after the plane had taken off. मतलब ये का अभी तो बिल्कुल ठीक-ठाक उधर से वो सवाल कर रहा है, उसका जवाब भी दे रहा है, ये मान के चलो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। At that time, Kuala Lumpur radar made a call to the cockpit of the flight telling them to switch over to Vietnam's airspace saying, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. This was answered by the head pilot, Captain Shah, when he simply said, good night, Malaysian 370. The plane was now flying over the Gulf of Thailand on its scheduled path, but this is when things start to get weird. Just 3 minutes after making their final verbal contact with the outside world, at 1:21 a.m., Flight 370 suddenly vanished from the radar screens at both Kuala Lumpur and Ho Chi Minh City. कितनी बड़ी चीज अब बोलो उसको देखो गायब हो गया तो कितना बड़ा राज है ये तो समझने के लिए। बाबू भाई वो गायब हो गई चलो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ गायब हुई है और किधर गई हो। ये तो समझ नहीं आ रहा है। This means that the transponder on board the flight was no longer working at this time. There were very few clouds in the area with no storms, which means it's extremely likely that the transponder was manually turned off by somebody instead. अरे मेरे कोई आसमानी घूमता भी तो नहीं बड़े थे उनके कोई और मकसद तो भाई ये काम पायलट जो खुद बोलते ये काम कर नहीं सकता। हाँ ये लेकिन वो हो सकता है कि कभी ऐसे में कोई आसमानी घूमता तो मेरे उनका मकसद को जो Military radar was still capable of tracking the flight after this point, though, and here is what happened next. For whatever reason, the plane began to make a turn right, but then took a sudden left turn to a southwesterly direction. Flight 370 then flew in this direction directly back over the Malay Peninsula, fluctuating a few thousand feet in altitude. At 1:52 a.m., Flight 370 was detected to cross just south of Penang Island and then... अरे भेड़ा क्यों रही है बाबू भैया? इधर मुड़ गया उधर मुड़ गया
है, और फिर यूं पलट गया पीछे वापस से, ये क्या चक्कर है? ऐसा गड़बड़ क्यों नहीं है, ये सब नहीं है। क्या है, एक इनका तो पहले का रूट ऐसा होता है, इनको ना तो एक इंची इधर हटना है ना एक इंची इधर हटना, जो इनका रूट बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे इनको जाना, लेकिन ये तो कमाने को कर दिया, बोला ताजुब है। Took another turn to fly across the Strait of Malacca. The last location of MH370 known with certainty was about here over the Indian Ocean at 2:22 a.m., which was near the limits of the Malaysian military radar. Despite being lost to radar, the flight was still making satellite communications. Based on an analysis of this satellite data, it has been concluded that MH370 then took another bizarre turn in this general direction and area and continued to fly this way for over 5 hours. ओहो, खुद देखो कि ये सीधा खुले समुद्र के ओर बढ़ जाए, जो समुद्र के ओर बढ़ जाए तो वहाँ तो जमीन भी नहीं, तो आखिर ये करके नहीं, समझे ना मेरे को? क्या मालूम क्या चाह रहा है ये? हाँ, आखिर ये जगह वहाँ तो जमीन भी नहीं, सीधा पानी पानी वहाँ तो है। The whole time this part of the trip was happening, the aircraft satellite communication system was responding to hourly status requests from the satellite company Inmarsat. A phone call was made to the cockpit again at 2:39 a.m., which rang but went unanswered by anybody inside. Over 4 hours later at 7:13 a.m., another phone call was made to the cockpit, but this time too, it just rang and went unanswered. By 7:24 a.m., while still airborne somewhere over the Indian Ocean, the flight was 1 hour late past its scheduled arrival in Beijing. The Malaysian government announced that they had lost contact with the plane and that search and rescue operations had been mobilized. सरकार भी देखो कितनी जल्दी एक्शन में आ गई फौरन। हाँ, वो आगे बोले कि उसकी जांच भी शुरू कर दी उसकी। कर दी और ढूंढने लग गई। हाँ, आखिरी चीज वही का, छोटी बड़ी चीज तो है नहीं वो। सबसे बड़ी टेंशन की तो बात इसमें ये है कि दो बार इन्होंने फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी नहीं उठाया, घंटी जा रही है ना, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। यार मेरे भाई हो सकता है कि फोन करा लिया, लेकिन कोई चाकू अड़ा के या किसी बंदूक अड़ा के पायलट को करो जवाब मत देना, ये भी तो हो सकता है। अगर देखो किसी ने चाकू भी अड़ाया है ना, धमकी भी दी या किडनैप भी करा, लेकिन उसकी भी कुछ डिमांड होगी, कुछ मांग होगी उसकी, है ना, कि मेरे को ये चाहिए या वो चाहिए, तो वो फोन तो उठा सकता था, फोन पे तो बात कर सकता था वो, कि भैया मैं तभी उतारूंगा, मैं मेरी ये इच्छाएं पूरी की जाए, मेरी मांग ये पूरी की जाए। इसको मतलब ये होगा कि ये मसला कुछ, हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, गंभीर मसला लग रहा है मुझे। गंभीर लग रहा है कुछ और नहीं। But unknown to them at the time, MH370 was still flying. The last piece of data received from the plane happened at 8:19 a.m. It was a log-on request sent by the flight to the company Inmarsat, which would have only happened for a few reasons, namely either a power or a software failure. The plane at this point had been flying for 7 hours and 38 minutes, and since it was only scheduled to fly for 5.5 hours, it's most likely that the plane had run out of fuel by this point. Inmarsat sent another status request to the plane at 9:15 a.m., but this time it finally went unanswered. ऐसा नहीं कि उसमें जो जिस हिसाब में पेट्रोल मचा है उससे ज़्यादा उन्हें उड़ान में भरी और ज़्यादा उड़ान भरने उसका पेट्रोल खत्म हो गया, कहीं वो गिर गया। हो सकता है बाबू भाई, क्योंकि सैटेलाइट का से संपर्क भी नहीं हो रहा उसका। Based on that fact, it's most likely that the plane crashed in the Indian Ocean sometime between 8:19 and 9:15, but it's still not known exactly where this happened. लो अभी भी पता नहीं कर पा रहे हैं भाई, ये तो उन्होंने मान लिया कि ये दुगना कैसे हुआ, लेकिन क्यों हुआ कैसे हुआ इसका अभी तक उनको पता ही नहीं लगा। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, अगर ये महासिंध सागर के वहाँ हुआ तो ये समंदर में भी तो खोज कर सकते थे। रुको अभी अपन देखते हैं क्या होता है। हाँ देखते हैं। When the final communication was made with the flight at 8:19 a.m., it's been calculated that the flight was somewhere along this black curve. Taking that into consideration and the general flight path the plane was taking analyzed from the satellite data, and it's most likely that the plane went down somewhere around here several thousand kilometers west of Australia. So to recap, the plane departed from Kuala Lumpur on the way to Beijing and started flying on the normal flight path, but then made a sudden right turn over the Gulf of Thailand, then a sudden left turn and flew across the Malay Peninsula. Once past the island of Penang, the plane took another turn to fly into the Indian Ocean, and then took another turn south and flew for over 5 hours straight across that ocean before it probably finally ran out of fuel and crashed somewhere west of Australia in the middle of nowhere. The search for the plane and the 239 people on board began almost immediately. देख लो आप वही बात क्या वो पानी वगैरह वो उसी टाइम 239 जो यात्री थे उसमें उनकी तलाश शुरू हो गई। लेकिन बाबू भाई एक अंदाज मार
काम चल रही है ना, लेकिन वो एक अंदाज से कह रहे हैं अपने कि ये गिरा है ना, लेकिन अब वो खोज की गई है तो बस वो अंदाज से कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब वो गिरा है कि गायब हुआ उनको ही नहीं पता यकीनन। The hunt initially began in Southeast Asia, as it was believed early on that the plane probably went down around here. But as more information came out about the actual path the flight took, the search was changed to the Indian Ocean. Between March 18th and April 28th, 19 ships and 345 sorties by military aircraft searched an area over 4.6 million square kilometers in size, larger than the entire country of India, and found nothing. A sonar search of the seafloor was also conducted about 1,800 kilometers west of Perth, Australia, but also didn't find anything. क्या बात है। समंदर के अंदर भी कुछ नहीं मिला बाबू भाई। गया कहाँ आखिर? हवा निगल गई क्या उसको कि पानी हजम कर गया उसको? हाँ यार यार बाकी में यार ये जो केस है ना दिमाग को टकरा देने वाला केस यानी इतनी बड़ी घटना सबको होने के बाद वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो वो मिल नहीं रही है, तो बड़ा वो कहावत है ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो वो तो खजूर में भी नहीं अटके। वो हाँ आगे तो गया Discovered until over a year after the plane vanished, when in July 2015 a piece of wreckage was discovered washed up on the beach of Reunion, 4,000 kilometers west of the main search area. The piece was a wing flapper on, this part on a plane, and it was confirmed to have come from MH370. अरे बाप रे बाप। चलो ये अच्छा हुआ कि ये तो पता चल गया क्रैश हुआ है और उसका एक टुकड़ा भी उनका हाथ में आ गया। इसी मॉडल के और ऐसे ही दिखते हुए और भी होंगे जहाज तो इसको देख के उन्होंने मान लिया होगा एक अंदाज मार कि यही हवाई जहाज गिरा है ना, विमान गिरा है, तो ये तो अंदाज मार कह रहे हैं, तो वो ठोस सबूत के साथ तो नहीं कह रहा है। यार क्या है कि वो जब आदमी अपने तक भेद पूरी कर दिया और चीज़ उसको मिल नहीं, सामने वाले उनको जवाब भी देना, जब बिल्कुल थक के परेशान हो गए हर जगह से हार जाते ना, उसके बाद फिर उनको यह निर्णय लेना पड़ता है कि कोई चीज़ पुरानी मिले उसको उठाओ और लेकर देखो ऐसा नहीं ऐसा देखो। हाँ चलो ठीक है, यही है उसका। Its analysis showed that the landing flaps of the plane were not extended when it crashed, which kind of terrifyingly supports the theory that when the plane crashed in the ocean, it did so by entering into a vertical dive. A few more pieces of wreckage were later discovered across the coast of East Africa, but by January 17th, 2017, nearly 3 years after the plane's disappearance, the official search for the flight was suspended after discovering no other evidence for the plane's location other than those small amounts of debris. अब ये भी तो सोचने वाली बात है ना बाबू भाई, है विमान कितना बड़ा रहता है और उसके पुर्जे भी कितने बड़े बड़े रहते हैं, कुछ छोटे मोटे रहते हैं। अब वो छोटे मोटे टुकड़े मिले हैं उसको और उससे मान लिया इन्होंने कि विमान क्रैश हुआ है। अब क्या है एक उन्होंने सोचा तीन खोज रहे हैं ढूंढ रहे हैं, नतीजा हुआ कुछ नहीं मिला, तो चला हटा इसको रोकी, तो उन्होंने वो खोज भी रोक दी। The search was conducted mostly by the governments of Malaysia, Australia, and China, and it had become the most expensive search in aviation history, costing $155 million. अरे बाप रे बाप, सरकार तो खर्चा करेगा, कितना करे जितने उनका जितना बजट उतना उन्होंने खर्चा कर दिया। अब वो करने के लिए लायक जो और एक बात ये बाबू भाई, उनको कुछ उम्मीद की किरण दिखे तो वो आगे खर्चा भी करें। अब उनको कुछ दिख तो रही ही नहीं है, तो वो खोज करके करे भी क्यों, पैसा लगा के करे भी क्यों? The official report from the search claimed to have narrowed down the location of the crash to a 25,000 square kilometer area in the ocean here west of Australia, an area roughly the same size as Macedonia. In January 2018, though, a private US company called Ocean Infinity announced that it would resume the search for the plane in that 25,000 square kilometer area. अब देखो ये जो पेट्रोल कंपनी हो सकता है कि ये कभी उस काम में उनकी मदद But as of March 2018, after searching a 33,000 square kilometer area around it, they too have found nothing. लो प्राइवेट वालों को भी नहीं मिला कुछ। उनमें कुछ नहीं मिला, बोलो यार एजेंसी थी वो अमेरिका की थी और अमेरिका की एजेंसी हम टेक्नोलॉजी, अब उस तरह की एजेंसी उसको नहीं ढूंढ पाई तो फिर
मुश्किल है। टेक्नोलॉजी वाली कंपनी थी उसकी। After over 4 years of searching and coming up with few answers, the speculation as to what happened to MH370 has been rampant. We're pretty certain about the path the flight took and the general area of where it crashed, but we're no closer to understanding why it happened. The first major theory that got a lot of early attention was a possible hijacking from passengers on board. There were 2 men aboard the flight who were Iranian citizens with stolen passports, which raised a considerable amount of suspicion. अच्छा ये मैंने जिताया था कि वो विमान को हाईजैक करना चलो हाईजैक इन्होंने किया। तो हाईजैक में भी इन्होंने अपनी डिमांड कहाँ बताई? चलो एक बात ये है ना, है अमेरिका में इन्होंने डायरेक्ट घुसेड़ दी थी बिल्डिंग में, तो उसमें भी तो उन्होंने ऐसा भी तो कुछ नहीं करा है। फिर वो हाईजैक भी हुआ तो कैसे हुआ, और गायब भी हुआ तो कैसे हुआ? ये मतलब कहने का ये है कि ये जो चीजें हाईजैक नहीं हुई है, मतलब कहने का ये हो सकता है। They had only purchased one-way tickets from Kuala Lumpur to Beijing and only entered Malaysia a week before the flight departed. But Interpol later concluded that both men were simply asylum seekers fleeing Iran and not terrorists. Neither of them had the relevant skills to have flown a plane and performed a hijacking. देखो देखा ना बाबू भाई, मेरी बात सही साबित हुई ना। वो अगर वो आतंकवादी होते तो अपनी डिमांड बताते ना, वो कानून को, पुलिस को, किसी को भी बताते कि भैया हमें ये हमारी ये डिमांड है। अच्छा ऐसा कि उनको जो शब्द सही था लेकिन ये अच्छी बात है जो वो समझते वो लोग ये लोग निकले नहीं। हाँ, हाईजैक का केस नहीं निकला। American and Malaysian officials extensively reviewed the backgrounds of every single passenger named in the flight manifest and came up with no potential leads. There was speculation that the plane could have been hijacked and taken to a remote island, but no group to date has ever claimed responsibility for that. And following the discovery of the wreckage off the coast of Africa, this theory has become extremely unlikely. भाई वो तो कमजोर होना है, इसमें कोई दराई नहीं, हाल कैसे नहीं होना है। दूर दराज में भी कहीं वो प्लेन को उतारते, फिर वो अपनी डिमांड बताते, ये भी तो नहीं हुआ। अच्छा चलो ये हाईजैक का मामला हटाओ, अगला बताओ अगला क्या हुआ और क्या हो सकता है, ये देखे अपन तो। A passenger hijacking doesn't seem likely to have taken place, but what about a crew hijacking? There was considerable suspicion raised around Captain Zahir Ahmad Shah, but no conclusive evidence has been found that links him to causing the incident either. The Malaysian government conducted 170 interviews of friends and family of the crew that were on board, but once again, nothing significant or sinister was discovered through these. If the pilots caused the incident, it's unclear what exactly would have been their motive for doing so. Police searched the homes of both pilots and seized the financial records of all 12 crew members. The FBI even analyzed data from Captain Shah's home flight simulator, but none of this discovered anything sinister. नहीं मिला है, ये अच्छी बात है। बेचारे पायलटों पे सबसे पहला शक जाता है पुलिस का। वही आज अपने साथ लेकिन वो भी तो अपनी जान हथेली पे लेके चलाते हैं। अब ये आप लेकिन वो जो इस चीज के ये है वो तो फिर सबसे पहले उसी पकड़ेंगे, कहीं पायलट की हरकत तो नहीं है, कहीं फलाने की हरकत तो नहीं है, तो सबसे पहले काम में वही लोग आएंगे भाई। अच्छा उन्होंने शक तो करा, लेकिन आप ये तक वो भी बिल्कुल साफ सुथरा कहीं उनका भी कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला। मेरी नजर में बाबू भैया हर कोई इंसान चोर नहीं हो सकता। नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। जो तुम है ना भलते इंसान पे शक कर लोगे, उसके घर वालों की तलाशी ले लोगे, घर की तलाशी ले लोगे, ये तो एक तरह का परेशान करने वाला काम है कानून का। तो ये But remember when the flight took that turn out over the Indian Ocean and flew for 5 hours until it ran out of fuel? American intelligence officers believed the most likely explanation for that was that someone in the cockpit of Flight 370 manually reprogrammed the aircraft's autopilot before it took that turn. And do you also remember back when Flight 370 first vanished off the radar screens because a transponder stopped working? It's also possible that somebody inside the cockpit manually turned the transponder off. Despite it seeming likely that somebody in the crew was responsible, there's still zero conclusive evidence to prove that that's what actually happened. यार मेरे भाई चलो ये आपके हम दोनों बातें मान लेंगे ऐसा कोई इसमें, लेकिन जब अब अगर दो चक्कर वो आदमी फोन कर रहे हैं और अगर वो सामने वाला फोन अगर उठाता तो फोन पे आपसे ये तो बोलता कि मैं ये कह रहा, मुझे ये नहीं ये चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, ये ऐसा तो कोई मसला सामने नहीं आ रहा, तो फिर आगे नहीं हो वो क्या है यार? There's a few other weird theories out there about what went on, ranging from the plane getting sucked into a black hole to getting abducted by aliens. There's also a theory that the plane was hijacked remotely by cyber criminals that gained access to the flight controls, but Boeing has denounced this idea as impossible. बिल्कुल मुझे तो ये सच है ना, फिर एलियन वाला ही सच लग रहा है फिर ये तो है क्या नहीं, एलियन ने गायब कर दिया।
जब वो कह रहे हैं कि ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एलियन ही लगा वो तो गूगल ले लिए। The final theory I haven't discussed yet is the fire/hypoxia theory. It's possible that a fire may have started somewhere on board the plane while en route to Beijing. The theory goes that the pilots decided to turn back and wanted to attempt an emergency landing at the nearest suitable airport in northern Malaysia. Based on an analysis of the timing of the satellite communications data, a power interruption mid-flight would be the most likely reason for it. It's unknown what may have caused a power interruption, though, since it's been ruled out that it was an engine issue. It could have been somebody inside manually switching off the aircraft's electrical system, but who knows why that would have happened. The Australian Transport Safety Bureau concluded that an unresponsive crew resulting from a potential cabin decompression event was the most likely explanation for when the plane flew for 5 hours straight across the Indian Ocean. If this happened, then everybody on board the flight would have been unconscious for hours up to when it crashed in the ocean. This is all pretty speculative, though. जब आप ये कहते हो आग लग गई होगी लैंडिंग हो नीचे को, नहीं तो ये सुना कि मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी बात होती है तो आप पायलट समंदर में पानी में उतार देता है क्या? अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ ये। हाँ देखो, अगर इमरजेंसी लैंडिंग भी करता तो वो समंदर के बीच में तो नहीं उतारेगा, वो तो आसपास उतारेगा समंदर के, है कि नहीं? तो वो भी तो नहीं करा उसने। Because A, it's unknown what might have caused the decompression event happening. B, it's unknown what might have caused the power interruption happening. And C, even if a fire did happen on board and the crew attempted an emergency landing in Malaysia, why did they continue to fly over Malaysia and then change course out over the Indian Ocean? No matter what theory you might think is most likely, every single one has some holes in it that make any of them seem doubtful. And if it's frustrating for you not knowing any answers, imagine how frustrating it must be for the families and friends of the people that were on board. MH370 remains aviation's greatest unsolved mystery, and as long as we haven't discovered the plane, we probably won't get any answers or closure. It's possible that somebody in the world knows exactly what happened to MH370, and it's also possible that literally nobody in the world knows what happened. But whichever of those two possibilities is real, they're both equally unsettling. Lessons of any kind are valuable for both societies and for individuals. And if you made it all the way through this video to here, it's clear that you enjoy learning. So why not learn even more about anything you want to by going over to Skillshare next. अब सब आपने कहा जितने भी हम सेवरी अभी तक हमको बताइए उसमें से एक भी जो सेशन वापस नहीं, तो मतलब कहने का ये हुआ कि इस हिसाब से सरकार का हजारों करोड़ों डॉलर बेकार गया और सब फेल हो गया। इस घटना के बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था, ये पहली बार सुना है और जाना है और देखा है कि ऐसा भी हुआ था। और ये देख के भी मुझे बाबू भैया बहुत दुख हुआ कि इतना बड़ा हवाई जहाज और एकदम से गायब हो गया। ताजुब की बात है यार, बहुत शायद वीडियो में ये देख के ऐसे लगा वाकई में हादसा कितना बड़ा था। अगर उनके परिवार के भाई थे उनको बेचारों को कितना दुख हुआ होगा, ये भी सोचने वाली बात है यार। आज भी बेचारा इंतजार कर रहा हूँ कि कोई खबर आ जाए। बिल्कुल देख रहा हूँ बाबू भाई, मैंने तो पहली बार जाना कि समुद्र में खोज करना कितना मुश्किल होता है। वीडियो में ये भी होता है कि सरकार ने और जो भी है वो हर तरह कोशिश भी करी, पैसा भी लगाया, मेहनत भी खूब करी, लेकिन वो ना जब सब कुछ होने के बाद नतीजा हाथ में कुछ नहीं आया। ये तो पैसा लगा, मेहनत लगी और फिर पानी में खोज करना कितनी मुश्किल वाली बात है यार। बाबू भाई, मुझे तो ये देख के हैरत हुई है कि इतनी बड़ी मशीन बिना कोई सबूत छोड़े कैसे गायब हो गई, ये हैरत में पड़ गई हूँ मैं। सोचो पहले है ये बात तो मेरे भी यार, मेरे को आज पहली बार पता चला कि हवाई जो जाएगा ट्रैकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप ये सोच के बैठे इतने तकनीक है और तकनीक में कुछ नहीं होता, लेकिन आप देखो इसमें कि इतनी तकनीक इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं तो वो है क्या अभी तक वो पता भी नहीं। अपनी जो सोचे नहीं कितनी तकनीक कितनी है, मेरे हिसाब से वो एक गलत है। आज भी अपन इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी जान पाए हैं कि किसी भी एक घटना के होने से एक कारण नहीं होता, अनेक कारण हो सकते हैं। हाँ,
ये भी जानकारी मिली अपनों। क्या है वो अपन ने लोग कारण अपन वीडियो में भी देख देंगे, अब उसमें ये भी बताएगा कौन सा सही और कौन सा झूठ है। एक भी सही नहीं निकले। हाँ एक भी सही नहीं निकले भाई। अब लोग कहते हैं ना कि हम प्लेन से ज़्यादा कोई सुरक्षित कोई यात्रा है नहीं, रडार है, ये तकनीकी वो तकनीकी। अब ये आपस में सब कुछ होने के बावजूद आखिर क्या हुआ, कोई नतीजा नहीं मिला। बोला आप ये सब क्या। लेकिन मैंने ये सुना है बाबू भाई कि जब प्लेन को उड़ान से पहला सब तरह से चेकिंग होती है उसकी, पेट्रोल की, है ना, और उसके मतलब जो भी चेकिंग होती होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये कैसे हुआ कि मतलब 5 घंटे का पेट्रोल था उसके पास में, फिर भी इतना उड़ा, और फिर टेक्निक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ क्या है कि यही बात मैं बोल रहा हूँ कि वो तकनीक भी है, उन्होंने अंदाजा भी लगाया, सब चीज़ होने का बावजूद भी जब गायब होने का गायब हो गया, पता नहीं लगा, पता लग ही नहीं दिया। तो इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी के वक्त कुछ भी हो सकता है। बाबू भाई देखो, अब उस प्लेन को गायब होके 11 साल हो गए, है ना। उस गायब हुए प्लेन में से एक आध आदमी तो कोई बचता है, वो अपने घर वालों से संपर्क करने की कोशिश तो करता। मेरा तो ये मानना है कि 11 साल में तो कोई व्यक्ति नहीं बचा है, उसका सब खत्म हो गया जो भी था। और ये मतलब घर वालों को भी अब मान लेना चाहिए उनके कि भैया के जो गया है इंसान वो आ नहीं सकता। और सबकी आत्मा के लिए मैं तो बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को जितने भी गए हैं शांति दे। कुल मिला के सब वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाई और बताई। इसी तरह की और वीडियो के साथ फिर आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। तब तक के आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।